हेलो एवरीवन। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ। उसके पहले बोल दें कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम पूरा पीडीएफ के द्वारा क्वेश्चन आंसर भेजे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग वो कॉपी में नोट किए होंगे और उसको लर्न भी करना, याद भी करते रहना है। और जितने सारे ऑब्जेक्टिव है वो सब बुक में ही करना है, वो भी ध्यान देना है। तो चलिए क्लास चैप्टर 4 का हम पढ़ाए थे आधा विस्तृत संकुचित परिवर्तित शब्द, जो आधा हम पढ़ा चुके हैं। अब आधा हम नेक्स्ट वीडियो के द्वारा भेज रहे हैं। तो सुनिए। गुरु जी ने उन्हें जिन्हें कुशा लाने के लिए भेजा, वे अधिकांश शिष्य अपने हाथ लहूलुहान करके लौटे। कुशा थोड़ी सी ही लाए। एक चतुर शिष्य ढेर सारी कुशा काट लाया और उसने अपने हाथ की भी कोई हानि नहीं पहुंचने दी। तो इसमें कह रहे हैं कि शिष्य को बोले थे कुशा लाने के लिए, तो बहुत सारे कुशा जो काटने गए तो वो अपने हाथ को क्या किए, लहूलुहान कर लिए। लेकिन उसमें से एक चतुर शिष्य था जो ढेर सारी कुशा काट के लाया और अपना हाथ का भी कोई हानि नहीं पहुंचने दी। तब गुरुजी ने उन्हें उस विशेष निपुण शिष्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कुशल अयम बालक, कुशा लाने वाला तो बस यह बालक ही है। तो कुशा तो थोड़ी बहुत सभी लाए, पर हाथ को हानि पहुंचाए बिना होशियारी से अधिक कुशा लाने वाले बालक को ही प्रशंसा में कुशल कह दिया गया। बाद में इस शब्द का अर्थ का फैलाव हुआ और सब कामों में चतुराई दिखाने वाले को कुशल कहा जाने लगा, चाहे उसने अपने जीवन में आज तक कुशा का लाना तो दूर उसके दर्शन भी न किए हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के दिया रख गया कि कुशल किसको कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि गुरुजी क्या किए थे, सभी बालक को बोले थे। तो कोई कुशा जो लाया तो ज़रूर, लेकिन कोई अपने हाथ को हानि पहुंचाया, और कोई एक ऐसा चतुर था जो कुशा भी लाया और हाथ को भी हानि नहीं पहुंचाने दिया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वह कुशल शिष्य है। बा फारसी का उपसर्ग है, यह किसी शब्द से पहले जुड़कर साहित्य पूर्णता का अर्थ देता है। जैसे बाइज्जत, बाइज्जत मतलब क्या, इज्जत सहित। अब बाबू शब्द का विचार करें, इसमें आया हुआ बू शब्द प्रायः बुरी गंध के लिए प्रयोग होता है और बाबू का अर्थ हुआ बुरी गंध सहित। लेकिन आज तो हम बाबू शब्द का प्रयोग आदर सुजय शब्द के रूप में करते हैं। तो बहुत सारा क्या होता है, पहले क्या के बू शब्द का प्रयोग बोल देता था गंध के द्वारा, यानी बुरी गंध आ रहा है। आजकल हम लोग बाबू कहते हैं क्या, आदर सूचक यानी सम्मान के द्वारा उसको बोलते हैं। फिर मामला क्या है, इतिहास में पीछे लौटे। अंग्रेज भारत में आए थे, उन्हें लिखने पढ़ने वाले को भी आवश्यकता हुई। अंग्रेज अफसरों ने कुछ अंग्रेजी जानने वाले देसी लोगों को अपने यहाँ लिखने के काम के लिए रखा। साहब लोग साथ बैठाकर इससे काम कराते थे। ये लिखने वाले व्यक्ति साहब लोगों की तरह क्रीम पाउडर तो नहीं लगाते थे। इनके शरीर और कपड़ों की गंध साहब लोगों को बिल्कुल न सुहाती थी। तो अंग्रेज लोग थे और जो साहब लोग को रखे थे, जो देसी बाबू लोग को रखे थे, तो वो उतना क्रीम पाउडर तो नहीं लगाता था, तो उसकी गंध उन लोग को क्या होता था, अंग्रेज लोग को बिल्कुल नहीं सुहाती थी। तो इन्हें बाबू यानी बदबूदार कहकर अपनी अरुचि प्रकट करते थे, तो उन्हें उनको नाम दिए बदबूदार। फिर तो दफ्तरों के भी सभी लिपिका बाबू बन गए। बू वाली बात मिट गई। बाबू शब्द का कद इतना ऊंचा उठ गया कि आज लोग अपने नाम से पहले बाबू जोड़ने में शान समझते हैं। अब तो ऐसा समय आ गया है कि हम बाबू बोलते हैं तो लगता है कि किसी सम्मान के साथ बड़े आदमी को हम बोल रहे हैं। लिपिका ही नहीं रह गई, हर सम्माननीय आदरपूर्वक बाबू कह दिया जाता है। इस तरह अर्थ विस्तार की ही नहीं हुआ, शब्द की भी तरक्की हुई। तो शब्द क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया। बढ़ते रहने के कारण उस शब्द का क्या हो गया, तरक्की भी होने लगा। अंग्रेजी का बायकट शब्द हिंदी में भी धड़ल्ले से प्रयोग किया गया। इस शब्द का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ। किस्सा यह था कि इन दिनों आयरलैंड में एक बड़ा जमींदार था। तो देखिए इसमें क्या बोला जाता है कि आयरलैंड में क्या था, एक जमींदार था। किसानों से लगान वसूल करने के लिए उसने फौज के एक अवकाश प्राप्त कर्नल को नियुक्त किया। उस साल फसल बहुत खराब हुई, तो एक फौज में क्या हुआ, कर्नल को एक नियुक्त किया था, किसके लिए, फसल के लिए। लेकिन उस साल क्या हुआ, फसल बहुत खराब हो गया। किसान लगान कहाँ से दे। फौजी अफसर ने किसानों पर जुल्म शुरू कर दिया। अब फसल अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो किसान पर जुल्म शुरू कर दिया।
किसानों ने अपनी परेशानी अफसर को बताई, पर अफसर को दया नहीं आई। किसान कितना भी रोता चिल्लाता रहा, बोलता गया, लेकिन उसको अंग्रेज लोग को क्या हुआ, दया नहीं आई। उसने और अधिक सख्ती की। तंग आकर किसानों ने उसकी आवभगत करनी बंद कर दी। वह गांव में आया तो लोग इधर उधर चले गए। उसका पूरी तरह बहिष्कार कर दिया गया। इस अफसर का नाम था बायकट। बाद में यह नाम इतना चर्चा में आया कि बायकट के लिए किए गए व्यवहार जैसे हर व्यवहार को बायकट करना कहा जाने लगा, भले ही उस शब्द व्यवहार का कर्नल बायकट से दूर दूर का भी संबंध न हो। अब तक शब्दों के अर्थ में फैलाव की चर्चा हुई। अब इसके विपरीत अर्थ में सिमटाव के उदाहरण देखें। देखिए, सर्प शब्द का मूल अर्थ है, सर्प यानी समझ ही रहे होंगे क्या होता है, सांप। रेंगने या चलने वाला। अब रेंगते तो कछुए भी है, तो केचुए भी तो रेंगते हैं, लेकिन रेंगने वाले हर जंतु को तो सर्प नहीं कहा जा सकता। सर्प शब्द का अर्थ है सिमट कर केवल सांप तक ही सीमित रह गया, तो हर एग्जाम्पल हर जीव जंतु के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी का गौना शब्द लीजिए, इसका अर्थ है गमन करना या जाना। लोग हर समय कहीं ना कहीं जाते तो रहते ही हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कुछ लोग दफ्तर जाते हैं, किसान खेत में जाते हैं, श्रमिक यानी मजदूर कारखाने में जाते हैं। इन सब के जानों को गौना कहेंगे तो सुनने वाला हंस पड़ेगा। तो कहावत के अनुसार अगर हम गौना कह देंगे कि जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, सबको अगर गौना बोलेंगे तो लोग क्या हंसने लगेगा कि देखो ये कैसे बोल रहा है, या झगड़ बैठेगा। ऐसा कहने वाला क्या कहेगा कि तुम मूर्ख हो। अब गौना शब्द का अर्थ विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार पति के घर लाए जाने का अर्थ तक ही सीमित गया है। तो गौना उसी को बोला जाता था क्या, जब शादी होता था तो पति क्या हो जाता था लाने के लिए अपनी पत्नी को, तो उस समय हम लोग वो शब्द का यूज़ करते थे जैसे गौना होने वाला है। पक्षी का पारेबाची यानी खग शब्द देखिए, ख यानी आकाश को कहते हैं। संस्कृत की गम धातु के ग का अर्थ है जाने वाला। इस प्रकार खग का अर्थ हुआ आकाश में जाने वाला। ठीक भी है, ख आकाश में उड़ने वाले पक्षी को खग नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। तो सही बात है कि जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी है तो उसको हम लोग खग के द्वारा ही कहेंगे। लेकिन आकाश में तो वायुमान भी उड़ता है, पतंग भी उड़ते हैं, गुब्बारे भी उड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ उड़ते हैं, तो उनको कोई खग नहीं कहता। खग शब्द तो केवल पक्षी के अर्थ तक ही सीमित हो गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एग्जाम्पल हर किसी के लिए नहीं बोला जाता। खग यहाँ पक्षी के लिए बोला गया है, तो हम नहीं कि पतंग और गुब्बारे को भी उसके द्वारा जोड़ पाएंगे। आप जानते हैं कमल को नीरज भी कहते हैं। नीरज का अर्थ होता है नीर में जन्म लेने वाला। तो कमल नीर जल में ही जन्मता है, अतः उसको नीरज कहना उपयुक्त है। पर क्या जल में उत्पन्न होने वाले सभी वस्तुएं नीरज कही जाती है? सोचिए, कई जल में पैदा होती है। सिंघाड़े की बेल जैसी अनेक वनस्पतियाँ, अनगिनत जल जीव सभी तो जल में ही पैदा होते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कमल को ही नीरज कहते हैं, तो नीरज का क्या अर्थ होता है? नीर में जन्म लेने वाला, यानी कमल नीर जल में ही जन्मता है। तो हर किसी को यहाँ नहीं कहेंगे, जैसे सिंघाड़े की बेल जैसी अनेक वनस्पतियाँ, अनगिनत जल जीव सभी तो जल में ही पैदा होते हैं, तो सबको तो हम नीरज नहीं कह सकते हैं। नीरज का इतना विस्तृत अर्थ तो अब कमल के अर्थ तक ही सीमित रह गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ शब्दों का अर्थ इस तरह बदलता, फूलता, फैलता या फिर सिमटता है, यानी किसके द्वारा? गुब्बारे की तरह है कि भर गया, उसको फुला दिए तो फूल गया, फिर उसको अगर हवा निकाल दिए तो क्या हो गया? सिकुड़ गया। गोया यानी मानो यह शब्दों का अर्थ न होकर कोई गुब्बारा हो। है ना विचित्र बात? तो ये स्टोरी है ना गुब्बारे की तरह कि इसको जब फुलाया जाए तो खूब बड़ा हो जाता है, फिर इसका हवा निकाल दो तो सिकुड़ जाता है। तो ये कहानी भी क्या है? एक अनोखी है, यानी विचित्र है। तो आप लोग को ये स्टोरी सुनने में तो अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए, ये हम आप लोग को तो होमवर्क दे ही दिए हैं। तो ये अभी चैप्टर 4 का शब्दार्थ और शॉर्ट क्वेश्चन यानी मौखिक क्वेश्चन आंसर जो आप लोग को PDF के द्वारा जा रहा है, तो उसको आप लोग लिखना भी है और लर्न भी करना है। तो चलिए, धन्यवाद।